हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों एक वीडियो ऑलरेडी आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का आ चुका है। उसमें हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी के बारे में पूरा डिस्कशन किया था। इस चैप्टर का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का ये अगला पार्ट है जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो होगा रेडिएशन। विल टॉक अबाउट रेडिएशन। नाउ इस चैप्टर में हम लोग जो भी रेडिएशन की बात करेंगे वो सिर्फ हीट रेडिएशंस की बात होगी। टॉक अबाउट हीट रेडिएशंस। तो हीट रेडिएशंस मतलब हीट की बात होगी, ऐसा समझ लो। हीट रेडिएशंस या फिर इसको हम लोग थर्मल रेडिएशंस बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन। इन शॉर्ट हीट जो है, अगर मान लो कोई हीट ऑब्जेक्ट से टकराता है और हीट ऑब्जेक्ट के पास आता है या उसी को हम थर्मल रेडिएशन बोल रहे हैं। तो थर्मल रेडिएशन या हीट जब ऑब्जेक्ट से या मैटर से टकराता है तो वो दोनों आपस में कैसा इंटरेक्ट करते हैं, इसकी सारी बातें होंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ। अगर दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर इसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे पड़ रहा है, मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट, क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन, हीट रेडिएशन आपने इसके ऊपर डाला, तो जो आप रेडिएशन डालते हो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट हीट या इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट हीट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हीट पड़ता है तो उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो जो हिस्सा इसने एब्जॉर्ब कर लिया उसको क्यू ए मान के चलते हैं। कुछ हिस्सा वो रिफ्लेक्ट कर देगा इसमें से, उसको हम लोग क्यू आर बोल देते हैं। जितना हिस्सा उसने रिफ्लेक्ट किया उसको क्यू आर बोल देते हैं। और कुछ हिस्सा वो क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। ट्रांसमिट करने का मतलब है कि इससे आर पार होकर पास हो जाएगा। तो जो हिस्सा पास हो चुका है और दूसरी साइड से बाहर निकल चुका है उसे हम लोग क्यू टी बोल देते हैं, ट्रांसमिटेड हीट है। इंसिडेंट हीट ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड हीट और ये होगा आपका ट्रांसमिटेड हीट, ट्रांसमिटेड हीट। अब बॉडी के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है या फिर बॉडी कितना हीट ट्रांसमिट कर रही है, कितना हीट रिफ्लेक्ट कर रही है और कितना हीट हम इसके ये एब्जॉर्ब कर रही है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे तीन चीज़ें डिफाइन करते हैं और वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की। हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसको एक और नाम देके रखा हुआ है एब्जॉर्प्टिविटी या फिर आई थिंक एब्जॉर्प्टेंस बोल के रखा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एब्जॉर्प्शन और अच्छा एब्जॉर्प्टिव पावर बोला गया, एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, नाम में क्या लेना था, हाँ नाम आपको याद होना चाहिए। वैसे तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ही बोलते हैं उसको, उससे और उसके अलावा तो कोई नाम यहाँ पे आपको बार बार सुनने को मिलेगा नहीं। पर ठीक है, आपको नाम याद होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर तीनों एक ही चीज़ को बोलते हैं और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड divided by amount of heat incident. It is a ratio of amount of heat absorbed to the amount of heat incident on the object. तो किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसके ऊपर Q अमाउंट ऑफ हीट आप इंसिडेंट कर रहे हो, उसमें से QA अमाउंट ऑफ हीट अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो हम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफाइन कर सकते हैं QA अपॉन Q। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन होती है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या इसको एक और नाम से जाना जाता है रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस। और ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्शन है ना, तो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। सिंपल है। और तीसरा आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और इसको हम लोग ट्रांसमिटेंस भी कहते हैं, ट्रांसमिटेंस। और इसको टीआर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई बार कई लोग उसको मतलब सिर्फ टी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर क्योंकि आपके बुक में टीआर से रिप्रेजेंट किया है इसलिए मैं इसको टीआर लिख रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि टी कई बार ना टाइम भी आ जाता है ना, टाइम को भी हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे अलग करने के लिए टी आर लिख दिया। और टी आर का वैल्यू क्या होगा बताओ, क्यू
T अपॉन क्यू, जो भी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट किया है इसने, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो इंसिडेंट किया है। तो ये तीन आपके रेशियो आ गए, A, R और T, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। नाउ सी, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करो, एनर्जी कंजर्व होता है हम सब लोग को पता है, तो हमें पता है कि यही अमाउंट, जो क्यू अमाउंट हमने इंसिडेंट किया हुआ है, यही तीन पार्ट में बटा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं QA प्लस QR प्लस QT, अगर तीनों हीट की एनर्जीज को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल एनर्जी Q जो इंसिडेंट किया था वो मिल जाएगा, क्योंकि यही Q आपके तीनों में बटा हुआ है। अगर इक्वेशन को आप Q से डिवाइड कर देते हो तो Q बाई Q इज इक्वल टू QA बाई Q प्लस QR बाई Q प्लस QT बाई Q हो जाएगा, है ना। Q से डिवाइड कर दो, अब Q बाई Q आपका हो जाएगा 1, QA बाई Q हम लोग को पता है क्या है आपका A, प्लस QR बाई Q क्या हो जाएगा R, और प्लस QT बाई Q क्या हो जाएगा आपका TR हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा A प्लस R प्लस TR इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब अगर आप तीनों कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दो, कोएफिशिएंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1, A प्लस R प्लस TR इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे दो सब्सटेंसेस, दो टाइप के सब्सटेंसेस की बात हुई है हीट से रिलेटेड। एक को बोला गया डायथर्मिनस सब्सटेंस, डायथर्मिनस सब्सटेंस, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू आपका हीट पास हो सकता है, मतलब हीट पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर हीट पास हो रहा है, हीट कैन पास थ्रू इट, हीट कैन पास थ्रू इट, तो जो सब्सटेंस जिसके थ्रू हीट पास हो सकता है, डाई याद रखना, डाई मतलब पास, डाई मतलब पास हो जाएगा, डायथर्मिनस सब्सटेंस मतलब हीट कैन पास थ्रू इट। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायथर्मिनस सब्सटेंस। अगर वो हीट पास होने दे रहा है, तो अगर हीट पास होने दे रहा है तो इसका मतलब क्या, वो हीट ट्रांसमिट कर रहा है। तो अगर वो हीट ट्रांसमिट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे TR का वैल्यू 0 नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट ट्रांसमिट उसने किया है, तो QT का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो TR का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो हम लिख देते हैं ऐसे सब्सटेंस के लिए TR का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होता कभी, क्योंकि ये हीट पास होने दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब ट्रांसमिशन या कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो होगा उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल्स अगर आप देखो ऐसे सब्सटेंस के, तो जो बुक में दिया हुआ मैं लिख देता हूँ। ग्लास है एक सोडियम क्लोराइड लिख रखा है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में है, और मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में भी लिख के देके रखा हुआ है, पर ये दो याद रखो, आपका काम हो जाएगा। दूसरे टाइप का सब्सटेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं अथर्मिनस सब्सटेंस, अथर्मिनस सब्सटेंस। अथर्मिनस सब्सटेंस जो होता है, इट इज ओपेक टू हीट रेडिएशन। ओपेक मतलब ये हीट रेडिएशन को पास ही नहीं होने देता है, समझे। ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट रेडिएशन को पास नहीं होने देता है, कैनॉट, हीट कैनॉट पास, हीट, एक सेकेंड यार, हीट कैनॉट पास थ्रू देम, पास थ्रू देम। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसके थ्रू हीट पास नहीं हो सकता, मतलब ये कि ये हीट ट्रांसमिट करता ही नहीं है। अगर हीट ट्रांसमिट नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि इसका TR का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कोई हीट ट्रांसमिट नहीं कर रहा है तो ट्रांसमिटेड हीट 0 हो जाएगा और TR का वैल्यू 0 हो जाएगा। अथर्मिनस सब्सटेंस के लिए TR का वैल्यू 0 हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका है वाटर, वुड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल दिया था बड़ा प्यारा सा, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स करके एक मटेरियल होता है, वो भी डायथर्मिनस सब्सटेंस में आता है। वाटर, वुड, ये सारे एग्जांपल्स जो है आपके अथर्मिनस सब्सटेंसेस के हैं। ये हीट ट्रांसफर नहीं होने देता है, समझ में आ रहा है, पास नहीं होने देता है। अगर ये रहा तो इसके थ्रू हीट पास नहीं हो सकता। तो डायथर्मिनस सब्सटेंस, अथर्मिनस सब्सटेंस। एक और बात ध्यान में रखना कि देखो, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, कितना हीट रिफ्लेक्ट करेगा और कितना हीट ट्रांसमिट करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, उसका मटेरियल कैसा है। मतलब A, R और TR के जो वैल्यूज है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि आपने कैसा मटेरियल लिया हुआ है। मतलब ये कि अगर सपोज करो मैं पत्थर लेता हूँ तो उसका A, R और TR का वैल्यू अलग होगा, और वहीं पे मैंने सोना ले लिया या फिर लोहा ले लिया तो उसके लिए A, R और TR का वैल्यू अलग होगा। तो A, R और TR जो हमने देखा है तीनों कोएफिशिएंट्स,
उसका वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, समझे। दूसरी चीज ये है कि मटेरियल के अलावा ये एक और चीज पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, या वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं, वेवलेंथ ऑफ हीट रेडिएशन। मतलब देखो अलग अलग वेवलेंथ के हीट रेडिएशंस होते हैं, समझे। तो कौन सा हीट रेडिएशन, कौन से वेवलेंथ का हीट रेडिएशन इस पे पड़ रहा है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ए आर और टी आर का वैल्यू क्या होगा। मतलब अगर सपोज करो कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा 1 का मैंने हीट यहाँ पे इंसिडेंट किया, तो ए आर और टी आर का वैल्यू अलग होगा। और किसी ने अगर मान लो इसी ऑब्जेक्ट पर लैम्डा 2 वेवलेंथ का हीट रेडिएशन डाल दिया, तब इसका ए आर और टी आर का वैल्यू अलग हो जाएगा। तो एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ अगर तुम मटेरियल भी फिक्स कर दो तो किस वेवलेंथ का यहाँ पे रेडिएशन तुम डाल रहे हो, हीट डाल रहे हो, इस बात पे भी इन तीनों के वैल्यूज डिपेंड करते हैं, समझ गए। ठीक है, चलिए इसमें एक और चीज़ है, जैसे अगर मान लो आपका मटेरियल है, मटेरियल में अगर ये चालू कर देते हैं, कुछ पॉइंट्स और नोट डाउन कर लो। देखो ए आर और टी आर ये तीन चीज़ें हैं। अगर मान लो आपके मटेरियल के लिए आर का वैल्यू 1 हो जाए, जो भी ऑब्जेक्ट है आपके पास आर का वैल्यू 1 हो जाए। अब आर का वैल्यू 1 जो है वो तभी हो सकता है जब ए और टी आर दोनों 0 हो जाए। आर का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 0, टी आर का वैल्यू 0। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है कि वो कोई भी हीट एब्जॉर्ब या फिर ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, बल्कि सारा का सारा हीट रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो हम इसे परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोलेंगे। कुछ कुछ मिरर ऐसा काम करती है, वो सारा का सारा जो आपका नहीं, मिरर तो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। हीट के केस में अलग हो जाएगा। हीट के केस में कैसा ना कि कोई ऑब्जेक्ट, मोस्टली मुझे लगता है जो वाइट ऑब्जेक्ट है वो सारा हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जो सारे के सारे हीट को रिफ्लेक्ट कर दे, ना एब्जॉर्ब करे ना ट्रांसमिट करे, तो हम उसे परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोलते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर दे रहे सब, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अगर मान लो कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका ए का वैल्यू, सॉरी ए नहीं, टी आर पहले लिख देते हैं, टी आर का वैल्यू 1 हो जाए। अगर टी आर का वैल्यू 1 है तो बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, आर 0 हो जाएगा और ए 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ना तो हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, सारे के सारे हीट को ट्रांसफर कर दे रहा है, ट्रांसमिट कर दे रहा है। मतलब उसके थ्रू सारे के सारे हीट पास होके दूसरी साइड चले जा रहे हैं। ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको हम लोग परफेक्ट ट्रांसमिटर बोलते हैं। दीज आर परफेक्ट ट्रांसमिटर्स, ठीक है। और तीसरी चीज आपका देखो, आर आपने 1 बनाया, टी आर आपने 1 बनाया, तो आप ए भी 1 बना लो। अगर आपका ए का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब टी आर का वैल्यू 0 होगा और आर का वैल्यू 0 होगा। इन शॉर्ट ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ना तो हीट रिफ्लेक्ट करता है बिल्कुल भी, और ना ही वो हीट को ट्रांसमिट करता है। वो सारा का सारा हीट उसके ऊपर जो पड़ता है वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो ऑब्जेक्ट सारे के सारे हीट को एब्जॉर्ब कर ले, ना ट्रांसमिट करे ना ही रिफ्लेक्ट करे, उसे हम लोग परफेक्ट एब्जॉर्बर बोलेंगे। और जनरली परफेक्ट एब्जॉर्बर को हमने एक स्पेशल नाम देके रखा हुआ है, एंड दैट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मैं नाम चेक करता हूँ, हाँ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट एब्जॉर्ब जो होता है उसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। उसका रीजन यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो वो आपको पूरा का पूरा ब्लैक दिखेगा, कंप्लीट ब्लैक दिखेगा, समझे। और इसलिए हम उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं, राइट। परफेक्ट ब्लैक बॉडी पे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब क्या, परफेक्ट एब्जॉर्बर है वो, तो यहां पे मैं लिख देता हूं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। सो दे आर परफेक्ट एब्जॉर्बर्स, दे आर परफेक्ट एब्जॉर्बर्स। मतलब वो सारा का सारा हीट रेडिएशन जो है वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दे आर परफेक्ट एब्जॉर्बर्स, राइट। इनका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ये कंप्लीटली ब्लैक आपको दिखाई देंगे, क्योंकि कोई भी हीट ये आप क्या बोलते हैं उसको, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, ना ट्रांसमिट करता है। जब सब एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये आपको पूरा ब्लैक दिखाई देगा, समझे। देखो परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो जरा सा भी हीट को ट्रांसमिट या फिर रिफ्लेक्ट ना करे और एकदम 100% सारा का सारा हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर ले।
मतलब एकदम 100% तो ऐसा कोई बॉडी आपको मिलेगा नहीं। तो रियलिटी में आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है वो आप रियलाइज नहीं कर पाओगे या आप रियलिटी में ढूंढ नहीं पाओगे, और ये एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ये थियोरेटिकली हम इमेजिन करते हैं, और प्रैक्टिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जो 97-98% हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो हम उसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी प्रैक्टिकली मान लेते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है लैम्प ब्लैक का। लैम्प ब्लैक मुझे लगता है जो काजल होता है ना, काजल, काजल आपने सुना होगा, जो काजल आंखों में लगाते हैं, तो उसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी माना जा सकता है क्योंकि वो 97% या तो लैम्प ब्लैक या फिर उसको प्लैटिनम ब्लैक होता है, प्लैटिनम ब्लैक। तो ये क्या करते हैं, लगभग 97% हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं 97%। अब 3% की ही बात है, अगर 97% एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो इन्हें प्रैक्टिकली आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान लिया जाता है, लेकिन 100% आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इन्हीं को हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान लेते हैं। समझ गए? अच्छा, यहाँ पे देखो कि अगर सपोज करो आप दो ऑब्जेक्ट लेते हो, एक ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह से वाइट है और एग्जैक्टली सेम आपका कंडीशन है, एग्जैक्टली सेम मटेरियल है, एग्जैक्टली सेम आप ऑब्जेक्ट दूसरा ले रहे हैं, इसको आपने वाइट पेंट कर रखा है और इसको आपने ब्लैक पेंट कर रखा है। कुछ समय के बाद अगर आप इसको दोनों को धूप में रखते हो मान लो, और जो धूप का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो लेट्स से कि 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, राइट। अगर 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो इसका मतलब ये दोनों भी फाइनली 50 डिग्री सेल्सियस पे ही होंगे, क्योंकि जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है धीरे धीरे ऑब्जेक्ट भी है उसी टेम्परेचर को अटेन कर लेता है। अब जब आप व्हाइट ऑब्जेक्ट को जाके हाथ लगाओगे तो व्हाइट ऑब्जेक्ट आपको ठंडा नजर आएगा, उसका आप हाथ लगाओगे तो ये ठंडा फील होगा, और ब्लैक ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा आपको गर्म फील होगा। अब से होता क्या है कि ब्लैक ऑब्जेक्ट जो है, जैसे अभी उन्होंने देखा कि ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और व्हाइट ऑब्जेक्ट जो है वो कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, राइट। नाउ सी, अगर क्योंकि ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ दोनों का टेम्परेचर मैच कर गया है तो इसमें दिक्कत है कि अगर सपोज करो ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ये कम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम कैसे है? तो शुरुआत में कैसा होगा कि आपको गर्म लगेगा, लेकिन फाइनली क्या होता है कि दोनों सेम टेम्परेचर अटेन कर लेते हैं एनवायरनमेंट से। तो ये कैसे होता है? तो इसका एक ही रीज़न है कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है, अब देखो अगर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि जितने हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है उतने ही टाइम में वो उतने हीट को रिफ्लेक्ट भी कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं सॉरी एमिट भी कर दे रहा है, और ये कम हीट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो ये एमिट भी कम कर पा रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो एक अच्छा एब्जॉर्बर नहीं है वो एक अच्छा एमिटर भी नहीं होगा, क्योंकि जितना हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही हीट वो एमिट भी करता है। पहले वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट करेगा ना, मतलब एब्जॉर्ब किया हुआ हीट एक हिसाब से एमिट करता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, एमिट करता जाएगा। लेकिन अगर उसने ज़्यादा हीट वो अगर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है तो इस हिसाब से वो ज़्यादा एमिट भी नहीं कर पाएगा, समझे। तो अगर आप ब्लैक बॉडी देखोगे तो ब्लैक बॉडी सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एमिट भी करता है, बाहर भी फेंकता है। तो एक सिंपल सा यहाँ पे मतलब है कि अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर ही बहुत अच्छा एमिटर बन सकता है। जो एब्जॉर्ब करना नहीं जानता है वो हीट को बाहर निकालना या एमिट करना भी नहीं जानता है, समझे। अ पुअर एब्जॉर्बर इज अ पुअर एमिटर, समझा। इसमें अलग अलग केसेस भी आपके आ सकते हैं। जैसे देखो अगर सपोज करो यहाँ पे हम केसेस देखें कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपका परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, तो अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर है इसका मतलब एब्जॉर्बर बहुत बुरा है वो, क्योंकि ए का वैल्यू 0 हो गया। अगर ये बुरा एब्जॉर्बर है तो इसका मतलब बुरा एमिटर भी होगा, एमिट भी नहीं कर पाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि परफेक्ट रिफ्लेक्टर जो होता है वो पुअर एमिटर होता है, क्योंकि पुअर एब्जॉर्बर हो गया तो पुअर एमिटर भी हो जाएगा। उसी तरीके से एक परफेक्ट ट्रांसमीटर भी पुअर एमिटर होता है। एक परफेक्ट ट्रांसमीटर पुअर एब्जॉर्बर भी होता है और पुअर एमिटर भी होता है, क्योंकि हीट एमिट नहीं कर पा रहा है, समझे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्ड्स की ही बात होती है, लेकिन आपको आई होप आइडिया आ गया रहेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ए 0 है मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका पुअर एब्जॉर्बर है तो पुअर एमिटर भी होगा।
ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, ठीक है। और अगर अच्छा एब्जॉर्बर है तो अच्छा एमिटर भी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपका जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होता है और एक परफेक्ट एमिटर भी होता है, अगर मैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करूं तो, समझे। तो हम क्या करते हैं, जहां पे हम चाहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हीट एब्जॉर्ब ना करे, तो हम क्या करेंगे, या तो वहां पे हम एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर लगा देंगे या परफेक्ट ट्रांसमीटर लगा देंगे, ताकि वो हीट एब्जॉर्ब ना करे, और हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हीट एमिट भी नहीं करेगा। तो आप देखोगे कि जो आपका थर्मस वगैरह होता है, थर्मस पता है ना आपको, जिसके अंदर आप अगर चीज़ें रखोगे तो जिस टेम्परेचर पे है उसी टेम्परेचर पे होता है। रीज़न क्या है, उसमें ऐसा मटेरियल होता है जो हीट को कंडक्ट नहीं होने देगा, पहली चीज़ ये। और उस थर्मस में आप देखोगे तो जो लाइनिंग्स, बहुत ही बेकार थर्मस बनाया, थर्मस की जो लाइनिंग्स होती है या फिर उस पर जो पेंट होता है वो सिल्वर कलर का पेंट होता है। सिल्वर पेंटिंग इसलिए होती है ताकि ये हीट को बाहर से एब्जॉर्ब ना कर पाए। मान लो आपने कोई ठंडी चीज़ रखी है, यहाँ पे आइस रखा हुआ है, और आप चाहते हो कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहे। लेकिन अगर मान लो ये एक अच्छा एब्जॉर्बर है तो ये क्या करेगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, अंदर एमिट कर देगा और इसको पिघला देगा। आप नहीं चाहते हो कि पिघले, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिल्वर डाल देते हैं, क्योंकि सिल्वर एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। अब परफेक्ट रिफ्लेक्टर की तरह काम करके क्या करता है, बाहर के हीट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रिफ्लेक्ट कर देगा, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 0, क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। अगर ये कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो ये एमिट भी नहीं कर पाएगा, और हीट एमिट नहीं कर पा रहा है तो बस आपका जो अंदर का टेम्परेचर है वो वैसे ही रहेगा और ये आपके आइस को कुछ नहीं होगा। तो ये थर्मस में जो सिल्वर कलर की लाइनिंग होती है उसका रीज़न यही होता है कि हम उसे एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर बना के एक पुअर एब्जॉर्बर और एक पुअर एमिटर बना देते हैं, समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पे हम बात करेंगे फेरिस ब्लैक बॉडी के बारे में। देखो एक्चुअली कैसा है ना कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की गई है, और यहाँ पे ये एक प्रैक्टिकल परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाने का जो तरीका है, ये जो डायग्राम मैंने बना के रखा है, ये फेरिस ब्लैक बॉडी है, इसको हम लोग फेरिस ब्लैक बॉडी कहते हैं। ये एक हिसाब से प्रैक्टिकली आप इसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान सकते हो। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो हमने क्या किया, एक डबल वॉल्ड एक स्फीयर लिया, मतलब एक अंदर एक स्फीयर था हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर एक दूसरा हॉलो स्फीयर था, तो दो हॉलो स्फीयर का वॉल्स यहाँ पे है, और बीच में से हम लोगों ने एक होल यहाँ पे बना के रखा हुआ है जिसको अपर्चर बोलते हैं। तो मतलब ये वाला जो हिस्सा अंदर का वो पूरा खाली है, हॉलो है, और ये जो दो वॉल के बीच में ये अंदर का एक स्फेरिकल वॉल है, और एक बाहर का स्फेरिकल वॉल है, ठीक है। तो इसके बीच का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला भी हिस्सा खाली है आपका, ठीक है। और जो बीच वाला ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको हम लोगों ने क्या कर रखा है, उसके अंदर का जो एयर है वो भी हमने निकाल रखा है, इसको इवैक्यूएट कर दिया, पूरी तरह से खाली कर दिया है। इसके अंदर का एयर हम किस तरीके से बाहर निकाल देते हैं, और बाहर हम क्या करते हैं, बाहर का जो वॉल आपको दिख रहा है इस पर हम सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। इसका सिंपल सा रीजन है कि इससे क्या होगा कि बाहर का जो रेडिएशन है वो अंदर घुस नहीं पाएगा, क्योंकि आपने सिल्वर पॉलिश करके रखा हुआ है। तो सिल्वर जो होता है वो एक हिसाब से एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर का काम करता है। तो जब वो यहाँ पे रेडिएशन बाहर से आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर बाहर ही चला जाएगा और अंदर डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो आप उसको बस ये खाली जगह मिलेगा, पर ये एकदम अंदर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा, समझे। तो अंदर की चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अच्छा, अंदर का जो इनर वॉल है इस पर हम लोगों ने क्या कर रखा है, लैम्प ब्लैक की कोटिंग कर रखी है। लैम्प ब्लैक मैंने जैसे बताया था कि ये लगभग ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है, क्योंकि इस पर जो भी रेडिएशन पड़ेगा 97% रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेता है, समझे। तो इस तरह का ये एक सिस्टम है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक कोनिकल प्रोजेक्शन बना रखा है। इस तरह का एक कोनिकल प्रोजेक्शन, मतलब किसी चीज को पॉइंट करके रखा हुआ है, पॉइंटेड पार्ट यहाँ पे बना रखा है। पॉइंटेड पार्ट बनाने का रीजन मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। अब देखो इसमें करते क्या, ये जो आपको होल दिख रहा है जिसको हम अपर्चर बोलते हैं, यहाँ से हम हीट रेडिएशन पास करते हैं। तो जब ये हीट रेडिएशन अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद सामने कोनिकल पोजीशन से टकराएगा, कोनिकल प्रोजेक्शन से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाता है। अब यहाँ आते ही आप देख सकते हो कि ये लैम्प ब्लैक से टकराएगा, लैम्प ब्लैक,
जो भी रेडिएशन इसके ऊपर आ रहा है लगभग 90% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बचा हुआ जो 3% है, वो बचा हुआ 3% यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे आएगा। उस बचे हुए 3% का 97% रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे 2-3 रिफ्लेक्शन अगर होंगे तो लगभग सारा का सारा रेडिएशन खत्म। इसका मतलब एक बार रेडिएशन अंदर घुसा तो बस वहीं पे खत्म हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और वापस रिटर्न नहीं आता, बाहर नहीं आता। तो आप देखोगे कि इस होल के अंदर अगर रेडिएशन गया तो सिर्फ जाता है और रिटर्न नहीं आता है, तो हम बोल सकते हैं कि होल के अंदर रेडिएशन जाने के बाद पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर कोई सरफेस मान लो किसी रेडिएशन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले तो हम बोलते हैं कि वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। यहां पे ये काम आप बोल सकते हो कि होल कर रहा है, तो इसलिए जो होल या अपर्चर आपको दिख रहा है ना, इस अपर्चर को परफेक्ट ब्लैक बॉडी माना जाता है, क्योंकि ये अपर्चर क्या कर रहा है, इसके अंदर लाइट जैसे ही जाते ही वैसे ही खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अंदर का मैकेनिज्म कुछ और है, ये तो हमने देखा। तो हम क्या करते हैं, इस अपर्चर को मान के चलते हैं कि ये अपर्चर एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है, समझे। अच्छा, कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों? देखो, अगर कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं होगा तो नॉर्मल इंसिडेंस का खतरा होता है, और नॉर्मल इंसिडेंस में जो आपके रेडिएशंस हैं वो बाहर आ सकते हैं। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। मान लो ये आपका अंदर का इनर वॉल है यहाँ पे, ठीक है, तो इनर वॉल बेसिकली स्फीयरिकल है, तो स्फीयरिकल है तो इसका ये नॉर्मल होगा, मतलब स्फीयर के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल लाइन होगी। अब अगर मान लो सामने से रेडिएशन आता है और रेडिएशन यहाँ पे टकराता है, तो ये नॉर्मल से टकराएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो बनाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा और वहीं से वापस रिटर्न निकल जाएगा। तो ये रेडिएशन आएगा और उसी साइड से वापस निकल जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस की वजह से, परपेंडिकुलर इंसिडेंस की वजह से, जिसके वजह से हम जो चाहते थे परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाना वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि रेडिएशन आया और निकल लिया वापस, ये तो रिफ्लेक्शन की तरह हो जाएगा। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन बना दिया, ताकि जब रेडिएशन यहाँ पे आए तो नॉर्मल इंसिडेंस ना होकर, अब देखो सरफेस ऐसा हो गया तो आपका नॉर्मल ये होगा, तो अब रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कहीं और चला जाएगा इस तरीके से, और नॉर्मल इंसिडेंस से हम बच सकते हैं। इसलिए कोनिकल प्रोजेक्शन यहाँ पे लगाया गया। तो इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, थियरी है, वो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दे के रखा, आप वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, और यहाँ पे हम बात करेंगे एक और चीज है जिसको एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी माना जाता है या माना जा सकता है, आप बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कैविटी रेडिएटर। कैविटी रेडिएटर ये भी कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार का आपका फेरिस ब्लैक बॉडी है। तो ये क्या होता है, जैसे एक ब्लॉक होता है और इस ब्लॉक में एक छोटा सा कैविटी बनाया जाता है, इस तरीके से कैविटी बनाया जाता है, ऐसे पूरा खालीपन यहाँ पे रहता है, कुछ नहीं रहता है, ये पूरा हॉलो है, ठीक है। और ये आपका ब्लॉक है जिसमें एक हल्का सा कैविटी बनाया गया, हल्का सा खाली जगह बनाया गया है। और अगेन इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लैम्प ब्लैक से कोट कर देते, जैसे वो पिछले केस में किया हुआ था। वही सेम चीज इसमें भी, रेडिएशन अंदर आएगा और उसके बाद फिर पॉसिबली यहाँ पे भी शायद कोनिकल प्रोजेक्शन होगा, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे कोई बात नहीं की गई है, पर मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे भी होगा। और फिर ये रेस जो है, ये सॉरी रेडिएशन जो है, ये इस तरीके से आपका रिफ्लेक्शन होकर लैम्प ब्लैक इसे एब्जॉर्ब करके इसको अंदर जैसे आया वैसे ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पे भी जो एक कैविटी है, ये कैविटी आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह ही काम कर रहा है जैसे वो काम कर रहा था, तो ये आपका कैविटी रेडिएटर कहलाता है। तो कैविटी रेडिएटर जो है ये आपने बनाया, ये भी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह ही काम कर रहा है। पर फिर इसे रेडिएटर क्यों कहा जाता है? रेडिएटर मतलब जो एनर्जी को रेडिएट करे, एमिट करे, वो इसलिए क्योंकि क्या होता है कि जब आप इस कैविटी रेडिएटर को हीट करोगे तो हीट करने की वजह से, अब क्योंकि यहाँ पे लैंप ब्लैक लगा हुआ है तो वो ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। ब्लैक बॉडी को अगर आप हीट करोगे तो उसमें से रेडिएशन, ढेर सारा रेडिएशन निकलता है। हमने पहले देखा था कि जो एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो एक अच्छा एमिटर भी होता है। अब ये ब्लैक बॉडी है तो ये एक, अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बर के साथ साथ एमिटर भी है। अगर आप इसको हीट करोगे तो इससे रेडिएशंस बाहर आएंगे, समझे, ये रेडिएशंस एमिट करता है या आप बोल सकते हो रेडिएट करता है। तो क्योंकि एक कैविटी से रेडिएशन बाहर आ रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैविटी रेडिएटर बोलते हैं, समझे। तो ये रेडिएशन भी एमिट करता है हीट करने पर, ये हर ब्लैक बॉडी करता है, और साथ ही साथ ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी जैसा काम भी कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैविटी रेडिएटर। ओके,
आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ के बारे में मुझे बात करना था, एंड दैट वाज एक थियरी है जिसको कहा जाता है प्रीवोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ना अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इस थियरी के हिसाब से प्रीवोस्ट ने यह कहा कि देखो दुनिया में चाहे कोई भी बॉडी हो कोई भी बॉडी हो और वो किसी भी टेम्परेचर पे हो, ठीक है, एवरी बॉडी एट एनी टेम्परेचर, अगर कोई भी बॉडी हो और किसी भी टेम्परेचर पे हो, रेडिएट्स या एमिट्स एंड, या आप बोल सकते हो बोथ एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशन एक्सेप्ट, इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन। मतलब ये अगर 0 केल्विन टेम्परेचर को छोड़ दिया जाए, देखो 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर बॉडी का पहुंचना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टेम्परेचर होता है। तो जनरली बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन से ज्यादा ही होता है। 0 केल्विन तक आप बॉडी का टेम्परेचर पहुंचा नहीं पाओगे, समझे। तो अब अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो मतलब बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा ही होगा। तो प्रीवोस्ट क्या कहता है कि 0 केल्विन से ज्यादा अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हो, और वो चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे बॉडी कितना भी ठंडा हो चाहे कितना भी गर्म हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी रेडिएशन एमिट भी करती है और साथ ही साथ एब्जॉर्ब भी करती है एक ही टाइम पे। कोई भी बॉडी हो, ऐसा नहीं है कि अगर बॉडी बहुत गर्म है तो सिर्फ रेडिएशन एमिट करती है, हीट बाहर फेंकती है, और ऐसा भी नहीं है कि बॉडी अगर बहुत ठंडी हो तो सिर्फ हीट को एब्जॉर्ब करती है। जैसे हमारा आइडिया होता है कि आइस है तो आइस जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगा, गर्म चाय है तो वो ठंडा हो जाता है क्योंकि वो हीट को एमिट करता है सिर्फ। ऐसा नहीं है, कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हो, कितना भी गर्म कितना भी ठंडा हो, वो हर टेम्परेचर पे बॉडी हीट रेडिएट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा, दोनों प्रोसेस चलता रहता है, समझे। इवन जो आप चाय है, गर्म चाय रखोगे सामने तो वो हीट बाहर भी फेंकता है और हीट एब्जॉर्ब भी करते रहता है। इवन जो आइस होता है वो भी हीट एब्जॉर्ब भी करता है और इवन हीट बाहर भी फेंकता है, रेडिएट भी करता है। तब आप कहोगे ऐसा है तो सर फिर चाय ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर मान लो सपोज करो हम यहाँ पे टी रखेंगे और अगर वो हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है और हीट एमिट भी कर रहा है, तो फिर चाय ठंडी क्यों हो रही है? चाय ठंडी तो तब होनी चाहिए जब वो हीट बस एमिट करे और उसका रेडिएशन या हीट बाहर चले जाए जिसके वजह से ठंडा हो जाए। देखो प्रीवियस ने ये नहीं कहा था कि आपका जितना हीट वो अंदर ले रहा है उतना ही हीट वो बाहर छोड़ रहा है पर सेकेंड। मतलब रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों सेम है ऐसा नहीं है, ये अलग अलग हो सकता है। मतलब जितना फास्ट वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतना फास्ट वो हीट एमिट करे ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों का जो रेट होता है एमिशन एब्जॉर्प्शन का वो अलग हो सकता है, लेकिन वो दोनों करेगा। तो अगर मान लो एक गर्म चाय है और बाहर का टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, चाय क्या करता है कि एमिशन वाला हीट जो बाहर फेंक रहा है वो हीट वो जल्दी जल्दी हीट बाहर फेंकता है, लेकिन एब्जॉर्ब वो बहुत स्लो करता है। तो अगर मान लो 1 सेकंड में वो 10 जूल हीट बाहर फेंक रहा है तो 1 सेकंड में वो 4 जूल हीट अंदर ले रहा है, तो अल्टीमेटली 6 जूल का तो नुकसान ही हो रहा है ना, उसका 6 जूल हीट तो बाहर ही जा रहा है। तो रिजल्ट ये आता है कि आपका हीट लॉस होता है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस दोनों चलता है। यहाँ पे रेट ऑफ एमिशन फास्ट होगा और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, इसलिए चाय हीट लॉस करता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। वही प्रोसेस अगर मैं आइस की बात करूं, आइस बहुत ही ठंडा होता है और उसका सराउंडिंग के टेम्परेचर से टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो आइस क्या करता है, ये भी एब्जॉर्ब करता है और एमिट भी करता है, लेकिन इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और रेट ऑफ एमिशन बाहर फेंकने का जो हीट होता है उसका रेट स्लो होता है। तो वो कम हीट बाहर फेंकता है और ज़्यादा हीट अंदर लेता है, जिसकी वजह से वो हीट गेन करता है और हीट गेन करने की वजह से वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। तो प्रोसेस दोनों होता है, एक प्रोसेस स्लो होगा एक प्रोसेस फास्ट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई उसका टेम्परेचर क्या है। समझ गए? तो ये आपका था प्रीवोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो ये दुनिया का हर बॉडी करता है। आपके सामने रखा हुआ चेयर, टेबल, मैं या जो कुछ भी आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो अगल बगल में, हर एक ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करता है और रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ये हीट
एमिट करता है, हर बॉडी अगर रेडिएशन एमिट कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार या बल्ब ये सब हीट रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, या कैंडल, सिर्फ ये सब रेडिएशन एमिट नहीं करते, बल्कि दुनिया का हर बॉडी रेडिएशन एमिट कर रहा है, चाहे वो कितना भी गर्म ठंडा हो, किसी भी टेम्परेचर पे हो। तो अब हमें इन बॉडीज का हीट, या मेरे बॉडी से मुझे हीट निकलते हुए दिखता तो है नहीं तो उसका रीजन है, देखो जनरली ये जो बॉडीज हीट एमिट करते हैं ये हमें ना दिखने वाले हीट रेडिएशंस होते हैं। देखो हर हीट रेडिएशंस के अलग अलग वेवलेंथ होते हैं, मतलब आपका जो रेडिएशन होता है वो अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन होता है। आपने अगर मान लो स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, देखो आपका जो हीट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और अलग अलग वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इन शॉर्ट आपका जो रेडिएशन होता है उसके वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, और हर बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग रेडिएशन एमिट करता है, समझे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अगर सपोज करो कोई बॉडी है, ये बहुत सारा अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो आपको ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ, मतलब जो वेवलेंथ ये सबसे ज्यादा एमिट करेगा वो वेवलेंथ आपको यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो वेवलेंथ हमारे विजिबल रेंज में भी आना चाहिए। जैसे मान लो ये माइक्रोवेव्स भी एमिट कर रहा है, रेडियो वेव्स भी एमिट कर रहा है, ये सारे के सारे रेडिएशन एमिट कर रहा है, ये रेड से लेकर वॉयलेट ये सारे के सारे रेडिएशन एमिट कर रहा है, अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन भी एमिट कर रहा है, ठीक है। ये सब मतलब इसको अगर आपने गर्म किया, टेम्परेचर मान लो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले गए तो सारे रेडिएशन एमिट कर रहा है। पर मान लेते हैं कि ये रेडियो वेव्स एमिट कर रहा है, सबसे ज्यादा रेडिएशन अगर कोई एमिट कर रहा है तो वो रेडियो वेव्स कर रहा है। अब रेडियो वेव का वेवलेंथ इतना बड़ा होता है, इतना ज्यादा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता है। देखो वॉयलेट का जो वेवलेंथ होता है वो 700 नैनोमीटर होता है, रेड का जो वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर होता है। अगर रेडिएशन का वेवलेंथ इनके बीच में हो, जिसको हम विजिबल रेंज बोलते हैं, तो हमें रेडिएशन दिखाई देगा, नहीं तो हमें रेडिएशन नहीं दिखाई देगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, और रूम टेम्परेचर ही नहीं 800 डिग्री सेल्सियस तक की अगर मैं बात करूं, 800 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपने बॉडी का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस तक रखा है, तो 800 डिग्री सेल्सियस तक अगर बॉडी का टेम्परेचर हो तो वो रेड से ज्यादा वेवलेंथ वाले रेडिएशन एमिट करता है, मतलब लंबे वेवलेंथ वाले रेडिएशन एमिट करता है। 700 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ वाले रेडिएशन एमिट करता है, जैसे माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, जो हमें दिखाई नहीं देता है। मतलब ये रेडिएशन वो सबसे ज्यादा एमिट करता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि हमारे विजिबल रेंज में नहीं आता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो बॉडी का, आगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे, तो फिर वो जो सबसे ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा वो वेवलेंथ आपका कम रेंज में आ जाएगा, मतलब वेवलेंथ छोटा होने लगेगा। जो वेवलेंथ वो ज्यादा एमिट करेगा वो वेवलेंथ छोटा होने लगेगा। तो अगर आप टेम्परेचर करीबन 3000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हो बॉडी का, और तब अगर आप देखते हो कि भाई वो किस टेम्परेचर पे एमिट कर रहा है, 3000 की बात बोल रहा हूँ, नहीं सॉरी, लगभग 800, सॉरी, अगर आप अराउंड 800 या 800 को पार कर जाते हो, 800 डिग्री सेल्सियस को आपने टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते बॉडी का 800 को पार कर दिया अगर, तब क्या होता है कि वो रेड कलर के रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वेवलेंथ छोटा होते होते रेड पे पहुंच जाता है। और इस टेम्परेचर पे अगर आप किसी चीज को लेके गए या आप किसी बॉडी को लेके गए तो आपको वो हॉट रेड दिखने लग जाएगा। तो देखो जैसे मान लो कोई लोहा है, उसको गर्म करते करते एक पॉइंट पे वो लाल लाल दिखने लग जाता है, तो उसका टेम्परेचर इससे या इससे ज्यादा, मतलब इसके करीब आ जाता है, 800 डिग्री सेल्सियस के जब करीब आ जाता है तो फिर वो लाल नजर आने लग जाता है, क्योंकि इस समय जो आपका वो बॉडी है वो सबसे ज्यादा रेड रेडिएशंस एमिट करने लगा है, इस वेवलेंथ का रेडिएशन वो एमिट करने लगा है। अगर मान लो और आप इसको हीट करते चले जाओ, तो अगर आप और उसको हीट करते चले जाओ बॉडी को, और अगर आप उसको 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, तो इस टेम्परेचर में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितने भी वेव्स हैं या जितने भी रेडिएशंस हैं, लगभग सारे के सारे विजिबल रेडिएशंस वो एमिट करना चालू कर देता है। मतलब लगभग 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक का जितना भी रेडिएशंस है वो सारे रेडिएशंस वो एमिट करना चालू कर देता है। और जब सारे कलर एक साथ मिलते हैं तो आपको पता नहीं क्या बनता है। अगर आप सारे कलर को एक साथ मिला दोगे तो क्या बनेगा, तो व्हाइट बनता है, क्योंकि सारे रेडिएशंस वो एमिट करना चालू कर देता है। तो इस केस में वो आपको एकदम
वाइट नजर आने लगता है, वाइट हॉट बॉडी नजर आने लग जाता है, क्योंकि वो सारे विजिबल कलर्स के रेडिएशन एमिट करना चालू कर देता है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर से क्या होगा, आपको रेडिएशन दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर वो अल्ट्रावायलेट में चला जाएगा। पर ये काफी बड़ा टेम्परेचर है, तो एकदम हाई टेम्परेचर पे जाओगे तब आपको रेडिएशंस के कलर दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तब वो हमारे विजिबल रेंज में आएगा। तो इसका मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे बॉडी अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस बाहर निकालता है, और हम अगर हाई टेम्परेचर तक जाएं तब हमको वो रेडिएशंस दिखने लग जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेडिएशन, और ये हमारा प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट रेडिएशन है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा ना कि हम लोग जो है अब एमिशन की बात कर रहे हैं, है ना, एमिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो अब आपका कोई बॉडी जो है वो कितना हीट एमिट कर रहा है। इसके पहले हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन की बात की, ब्लैक बॉडी की बात की, कि बॉडी जो है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा अगर वो सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अब हम एब्जॉर्प्शन के बाद एमिशन की बात कर रहे हैं। कोई बॉडी अगर बहुत अच्छा एमिटर है तो वो बहुत अच्छा अगर एब्जॉर्बर है, एक सेकंड, तो बहुत अच्छा एमिटर भी होगा। तो ऐसे केस में कैसा होता है ना कि अब हम एमिशन की बात कर रहे हैं, राइट। अब मुझे एक बात बताओ कि बॉडी अगर सपोज करो कोई बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है या एमिट करती है, तो वो कितना एनर्जी एमिट कर रही है, ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा? वेल, ये 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता देता हूं कि बॉडी कितना एनर्जी एमिट कर रही है, ये 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो ये कि भाई बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि भाई आपका जो बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, अगर ज्यादा टेम्परेचर रहा तो ज्यादा एमिट करेगा एनर्जी। दूसरा नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस मतलब जो बॉडी का सरफेस है वो कैसा है। अगर पॉलिश सरफेस रहेगा तो ज्यादा हीट एमिट नहीं कर पाएगा, रफ सरफेस रहेगा तो ज्यादा एमिट करता है। मतलब सरफेस कैसा है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितना हीट बाहर फेंकेगा वो। दूसरा मटेरियल, मटेरियल कौन सा है, अगर पत्थर होगा तो शायद एनर्जी अलग एमिट करेगा, और अगर मान लो वो लोहा होगा, आयरन होगा, तो फिर एनर्जी जो है वो हीट जो है वो शायद ज्यादा एमिट करेगा। तो मटेरियल कैसा है, नेचर कैसा है, ये सेकेंड चीज हो गई। ठीक है, इसको एक काम करता हूं, मैं अगले साइड पे लेके चले जाता हूं। तीसरी चीज जिसपे कितना हीट बाहर निकलेगा, कितना हीट एमिट होगा बॉडी से, ये तीसरी चीज पे जो डिपेंड करता है वो तीसरी चीज है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब एरिया कितना ज्यादा है। ये ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं एक छोटा सा एरिया लेता हूँ, इतना सा ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसका एरिया बहुत कम है, और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा एरिया वाला ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो हीट निकलेगा वो कम निकलेगा, और यहाँ से जो हीट निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपका हीट एमिट होगा, उतना ही ज़्यादा आपका हीट बाहर निकलेगा। और चौथा ये भी ऑब्वियस है कि टाइम, कितना टाइम आप उसको देते हो हीट बाहर निकलने के लिए। तो ये 4 चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करता है, एरिया, टेम्परेचर और टाइम, और आपका मटेरियल या फिर सरफेस। अगर ज़्यादा टाइम से के लिए छोड़ोगे तो बहुत हीट निकल जाएगा, आप अगर उसको 1 ही सेकेंड दे रहे हो तो 1 सेकेंड में कम ही हीट निकाल पाएगा। टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं। ये वाला जो आपका पार्ट है ना, जैसे अगर मैं अलग अलग मटेरियल की बात करूं, अलग अलग सरफेस की बात करूं, तो अलग अलग सरफेस और अलग अलग मटेरियल कितना हीट बाहर निकालता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं कि टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर की हम बात करेंगे, समझे। और यहाँ पे आपका सरफेस एरिया, टाइम और ये जो आपका मटेरियल है, इस पे हम इससे रिलेशन निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोला जाता है एमिसिव पावर ऑफ सब्सटेंस। इसको भी आप फिक्स कर सकते हैं, इसको फिक्स करना भी ज़रूरी होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, पर ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड मैं आपको बता दूँ, हम डिफाइन करते हैं एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, एमिसिव पावर, या फिर इसी को हम लोग रेडिएंट पावर बोलते हैं, रेडिएंट पावर ऑफ अ बॉडी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर। ध्यान रहे ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफाइन किया जाता है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर अलग अलग हो सकता है। सो एट अ टेम्परेचर इसे डिफाइन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे
किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू Q अपॉन AT, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, amount of heat radiated पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब अगर आपका मान लो सपोज करो ये बॉडी है, ठीक है, इसका नेचर भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। नेचर फिक्स नहीं करोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी, तो पॉसिबली आपको ये भी फिक्स करना होगा। तो हम नेचर फिक्स कर देते हैं, टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसका दो बॉडी लेके आते हैं। ये नेचर नहीं फिक्स कर पाओगे, देखो वो तो हम कंपेयर करने के लिए नेचर अलग अलग यूज़ करते हैं, मटेरियल अलग अलग यूज़ करते हैं। हाँ, आप मटेरियल अलग रखो, नेचर फिक्स करना पड़ेगा आपको। मतलब दोनों पॉलिश है तो पॉलिश ही रहेगा, दोनों अगर रफ सरफेस है तो एक जैसा रफ सरफेस होगा। तो मान लो मैं दो ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दोनों का सरफेस का नेचर एक जैसा है लेकिन मटेरियल अलग अलग है। मान लेते हैं कि ये आयरन है और ये आपका स्टोन है, राइट। अब हम क्या देखते हैं कि इसका 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं और इसका भी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं और दोनों को 1-1 सेकेंड का टाइम देते हैं, 1-1 सेकेंड का, और देखते हैं इसमें से कितना हीट बाहर निकलता है। तो मतलब किसी पर्टिकुलर बॉडी के सरफेस से 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में जितना हीट बाहर निकलेगा उसी को हम एमिसिव पावर बोलते हैं। एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एरिया और टाइम से डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या, एक यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया और यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में जितना हीट बाहर आ रहा है उसी को हम एमिसिव पावर बोलते हैं उस बॉडी का, समझे। तो हो देखो एक सिंपल सी बात है, अगर ये आयन है तो इसके 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेकेंड में अलग हीट निकलेगा, अगर ये स्टोन है तो इसके 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेकेंड में अलग हीट निकलेगा। जिसका ज़्यादा हीट निकलेगा हम बोलेंगे कि वो बॉडी बहुत ज़्यादा हीट एमिट करता है, जिसका हीट कम निकलेगा हम बोलेंगे कि उसका एमिसिव पावर अच्छा नहीं है और वो कम हीट रेडिएट करता है या कम हीट बाहर निकालता है। तो एमिसिव पावर या फिर रेडिएंट पावर एक हिसाब से आपको बताता है कि बॉडी आपका कितना अच्छा एमिटर है। अगर वो बहुत अच्छा एमिटर है तो उसका एमिसिव पावर ज़्यादा होगा, तब वो इस पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा हीट बाहर निकाल पाएगा। और एमिसिव पावर को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आपके पास। एमिसिव पावर का अगर आप सपोज करो यूनिट की बात करें, SI यूनिट, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, SI यूनिट ऑफ R दैट विल बी इक्वल टू, देखो Q मतलब हीट है, हीट का SI यूनिट हमारा होता है जूल अपॉन ये एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जूल मीटर स्क्वायर को ऊपर भेज दो, देखो नीचे मीटर स्क्वायर है और ये टाइम मतलब सेकेंड है, इसको ऊपर भेज दोगे तो मीटर पावर -2 हो जाएगा, सेकेंड को भी ऊपर भेजोगे तो -1 हो जाएगा। तो आप SI यूनिट या एमिसिव पावर का या तो ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो। अच्छा, इसका डायमेंशंस क्या होगा, तो देखो डायमेंशंस ऊपर आपका हीट का डायमेंशन आ जाएगा। हीट मतलब वर्क डन, मतलब हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2 अपॉन एरिया का होता है L2 और टाइम का होता है T⁻1। तो आप देखोगे L2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एमिसिव पावर का डायमेंशन आ जाएगा m1 L0 और T-3, ये एमिसिव पावर का डायमेंशंस है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि एमिसिव पावर अगर किसी बॉडी का ज़्यादा है तो आप कह सकते हो कि वो बहुत अच्छा एमिटर है, और एमिसिव पावर अगर कम है तो बहुत कम एमिट करता है वो, ठीक है। ब्लैक बॉडी का भी एमिसिव पावर का फॉर्मूला यही होगा, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अगर एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो ये बहुत ही अच्छा एमिटर होता है और उसका एमिसिव पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर की बात करूं तो बस R की जगह पे R भी लिख दो, बाकी फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, फॉर्मूला वही रहेगा। बस परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए हम यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है R के बजाय हम यहाँ पे R भी लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज एमिसिव पावर या फिर रेडिएंट पावर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पे अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन की। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, इसे एमिसिविटी भी कहा जाता है, एमिसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या फिर एमिसिविटी, जिसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या है,
इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर एंड आर बी। आर और आर बी का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। आर क्या है यहाँ पे, आर है आपका एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, एमिसिव पावर, जिस बॉडी का आप कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन निकालना चाहते हैं उस बॉडी का एमिसिव पावर ई है, और आपका जो आर बी है वो क्या है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो भी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। और दोनों हम सेम टेम्परेचर पर ले रहे हैं, ये याद रखना, एट सेम टेम्परेचर। मतलब क्या करना है कि अगर मान लो, मतलब आपका जो एमिसिविटी होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफाइन होता है, तो मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने क्या किया, किसी बॉडी का एमिसिव पावर निकाल लिया, और उसके बाद फिर उसी टेम्परेचर पे आपने परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर निकाला, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका एमिसिविटी कहलाएगा। देखो आपका जो एमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी का उस टेम्परेचर पे, उसके साथ एक्चुअली आप बॉडी का एमिसिव पावर कंपेयर कर रहे हो। रेशियो का मतलब वही होता है ना कि आप कंपेयर कर रहे हो। तो मान लो आपके पास तरह तरह की बॉडीज है, एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी ये है, तीसरा बॉडी ये है, तो आपने क्या किया, देखो आरबी का वैल्यू तो फिक्स होगा, मतलब अगर मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो जो आपका आरबी है दैट इज एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, वो तो सबके लिए सेम हो जाएगा। तो आर सबके लिए अलग अलग आएगा, तो ई का वैल्यू सबके लिए अलग अलग आएगा। तो मान लो किसी का ई का वैल्यू 0.4 आ रहा है, किसी का ई का वैल्यू 0.6 आ रहा है, किसी का ई का वैल्यू 0.8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा एमिटर है बाकी सबके कंपैरिजन में। तो हम अगर कंपेयर करें तो सबसे अच्छा एमिटर ये है, और सबसे ज़्यादा एमिट नहीं कर पाता है ये वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी एमिसिविटी सबसे कम है। तो एमिसिविटी बेसिकली बॉडीज को कंपेयर करने के लिए निकाला जाता है कि जिसकी एमिसिविटी ज़्यादा होगी इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा एमिटर है, उतना ही ज़्यादा अच्छा एमिटर है और ज़्यादा रेडिएशन एमिट करता है। तो ये एक तरीके से आपका बॉडी का एमिसिव मतलब बॉडी की एमिसिविटी जब हम निकालते हैं तो वो एक हिसाब से आपको एक आइडिया देता है कि बॉडी कितना एमिट करता है रेडिएशन आपके परफेक्ट ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में। मतलब एमिसिविटी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में आपका जो बॉडी है, दिया हुआ बॉडी, वो कितना हीट रेडिएट करता है, ये आपको आइडिया दे देता है, ठीक है, ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में। सो इट इज सिंपली रेशियो ऑफ आर अपॉन आर बी। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का आर अपॉन आर बी है ना, तो ऊपर भी एमएससी पावर है, नीचे भी एमएससी पावर है, तो नो यूनिट, ई हैज नो यूनिट, ठीक है। और ई का वैल्यू फॉर एनी बॉडी, आपका जो ई का वैल्यू होता है वो 1 और 0 के बीच में होता है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी एमिट ही नहीं करता है कोई, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और 1 किसका होता है, 1 जो होता है वो आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी का होता है। फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी ई का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि देखो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए आर का वैल्यू भी आर बी के बराबर हो जाएगा, तो आर बी अपॉन आर बी 1 हो जाएगा। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन होता है वो 1 होता है। बाकी इन जनरल आपका जो किसी भी बॉडी का आप कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन कैलकुलेट करोगे तो वो 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट रेडिएट कर सकता है, एमिट कर सकता है, उसका एमिसिव पावर बहुत स्ट्रांग है, तो फिर ई का वैल्यू 1 के बहुत करीब होगा। और अगर वो एक अच्छा एमिटर नहीं है, बेकार एमिटर है, मतलब ज़्यादा हीट रेडिएट नहीं कर पाता है, एमिट नहीं कर पाता है, तो ई का वैल्यू 0 के करीब होगा। समझ गए? सो दिस वाज ऑल अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन बोला, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ, ठीक है। चलेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, फॉर अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर। हाँ, 0 किसका होता है ये भी बता दूं मैं। फॉर अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है वो बिल्कुल भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि R का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ना तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और ना ही वो हीट ट्रांसमिट करेगा। हम देख चुके हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर। तो जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा
तो वो एमिट भी नहीं करेगा। तो वो अगर मान लो बहुत ही बुरा एब्जॉर्बर है तो बहुत ही बुरा एमिटर भी होगा। तो जब वो बिल्कुल एमिट ही नहीं करेगा तो ई का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट ट्रांसमीटर का भी तो वैल्यू जो है वो ई का वैल्यू 0 आना चाहिए, पर इन्होंने परफेक्ट रिफ्लेक्टर लिख रखा है क्योंकि जनरली हम रिफ्लेक्टर और एमिटर या एब्जॉर्बर के बीच ही बात करते हैं। तो ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ई का वैल्यू 1, परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए ई का वैल्यू 0। और मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होता है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है। तो क्योंकि वो सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो एमिट भी बहुत ज़्यादा करेगा, ई का वैल्यू सबसे ज़्यादा 1 आ जाएगा उसका। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, और उसका थियोरेटिकल प्रूफ भी देखेंगे। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, हीट रेडिएशन ये लॉ क्या है वो समझ लेते हैं। देखो स्टेटमेंट मैं पूरा यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि पूरा का पूरा आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स अच्छे से दे के रखा हुआ है, तो उसमें सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो इसके 2 स्टेटमेंट होते हैं, आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपको बताया गया हो। तो एक स्टेटमेंट क्या कहती है इसका कि किसी भी बॉडी का फॉर एनी बॉडी आपका ये जो रेशियो होता है R/A का रेशियो वो RB के बराबर होता है एट सेम टेम्परेचर। मतलब RB और A जो है वो एक ही टेम्परेचर पे कैलकुलेट होना चाहिए। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप किसी बॉडी का MSC पावर निकालो और उसका एब्जॉर्प्टिव पावर निकालो या कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन निकालो, तो MSC पावर और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का जो रेशियो है वो MSC पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के इक्वल होता है। ये आपका किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी स्टेट किया जा सकता है। एक तो एक स्टेटमेंट आपका ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट देखो इसका क्या हो सकता है। अगर आप इसको रीअरेंज करो तो आप देखोगे कि R/RB ए के इक्वल हो जा रहा है। अब R/RB हम लोगों ने अभी डिफाइन किया था कि MSC पावर होता है, R/RB MSC पावर होता है, सॉरी MSC पावर बोल मैं, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन होता है। तो R/RB का हम कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन अगर E लिख दें तो यहाँ पे A इज इक्वल टू E, ये एक और स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी भी बॉडी का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन दोनों इक्वल आता है। और ये सारे वेवलेंथ के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ये लॉ को फॉलो करेगा। कोई भी वेवलेंथ का रेडिएशन हो तो ये रूल वो फॉलो करेगा कि किसी भी बॉडी का MSC पावर और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का रेशियो हमेशा उसी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का जो MSC पावर होता है उसके इक्वल हो जाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन दोनों इक्वल होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि बॉडी जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी उतना ही ज़्यादा एमिट करेगी। और ये बात हम कई बार बोल भी चुके हैं कि बॉडी अगर बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है तो बहुत अच्छा एमिटर भी होगा, A विल बी इक्वल टू E, ठीक है। अब इसका थियोरेटिकल प्रूफ देखो कैसे होगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं इसके थियोरेटिकल प्रूफ के लिए। थियोरेटिकल प्रूफ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, एक एनक्लोजर इमेजिन करेंगे। एनक्लोजर के लिए आप एक काम करो, यहाँ पे चलते हैं। मतलब एनक्लोजर का मतलब होता है कि एक ऐसा कंटेनर जिसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट हो, और अगर इस एनक्लोजर के अंदर आपने अगर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट रखा तो वो भी फाइनली उसी टेम्परेचर पे चला जाएगा। तो ये आपका एनक्लोजर है। इस एनक्लोजर में हम क्या करेंगे, 2 टाइप का बॉडी रखेंगे। एक यहाँ पे देखो ये स्फीयर है और एक ये दूसरा स्फीयर है। ये स्फीयर हर मामले में सेम है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, हर मामले में सेम है, इनका शेप साइज ये सब कुछ सेम है। बस फर्क ये है कि एक ब्लैक बॉडी है और एक ऑर्डिनरी बॉडी है, ठीक है। एक आपका ऑर्डिनरी बॉडी है। तो स्फीयर B जो है ये ब्लैक बॉडी है और स्फीयर A जो है ये आपका ऑर्डिनरी बॉडी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A ऑर्डिनरी बॉडी और आपका जो B है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। एक बात ध्यान रहे कि ये एनक्लोजर में बंद है, इसका मतलब इस पूरे एनक्लोजर का टेम्परेचर
इसका टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर कांस्टेंट है और सबका टेम्परेचर सेम है, ठीक है। एनक्लोजर का मतलब ही यही होता है कि एनक्लोजर क्या करता है, सबका टेम्परेचर सेम कर देता है। अब देखो, अगर मान लो ब्लैक बॉडी है तो इस एनक्लोजर ने क्या किया रहेगा, ब्लैक बॉडी को हीट दिया रहेगा कुछ ना कुछ अमाउंट, और ये कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसको भी मिला है। देखो दोनों का क्योंकि शेप सेम है, सरफेस एरिया भी एक जैसा है, तो जितना हीट एक पर्टिकुलर एरिया को ब्लैक बॉडी को मिल रहा है उतना ही हीट आपके ऑर्डिनरी बॉडी को भी मिलेगा, क्योंकि एरिया वाइज और आपके शेप वाइज दोनों जो है वो सेम है, समझे। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ, ऑर्डिनरी बॉडी की बात कर लेते हैं पहले हम लोग ऑर्डिनरी बॉडी, पहले हम ऑर्डिनरी बॉडी की बात कर लेते हैं ए, उसके बाद हम ब्लैक बॉडी पे आएंगे। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई इसको कितना हीट मिल रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो आप क्या बोलोगे। तो हम मान के चलते हैं कि जो Q है, Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का मतलब कि 1 सेकेंड में 8 मीटर स्क्वायर के एरिया पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्यों हीट इंसिडेंट हुआ। वही सेम चीज यहाँ पे भी होगा, क्योंकि सब कुछ सेम है कि 1 सेकेंड में पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट मतलब 1 होता है, तो 1 सेकेंड में पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर यहाँ पे भी कितना हीट इंसिडेंट हुआ, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हुआ। अब देखो ऑर्डिनरी बॉडी का जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ए है, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि इसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसने जितना हीट एब्जॉर्ब किया है ऑर्डिनरी बॉडी ने वो क्या है, क्यू है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसने इतना हीट हर सेकेंड 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए जो डिफाइन होता है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब किया है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू क्यू। ये फिक्स कर लो, ये किसके लिए हो गया, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए होगा। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये हीट कितना एमिट कर रहा है, क्योंकि प्रीवोस्ट की थियरी अगर आप याद रखोगे तो कोई भी बॉडी जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हीट एमिट भी करता है और हीट एब्जॉर्ब भी करता है। तो ये इतना हीट इसने एब्जॉर्ब किया है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितना, ए इंटू क्यू। अब हम ये देखते हैं कि कितना हीट एमिट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो एमएससी पावर का फॉर्मूला है, इसका एमएससी पावर क्या होता है, एमएससी पावर का फॉर्मूला होता है हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखो यहाँ पे हीट एमिटेड है, तो इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, तो आप क्या करो, फॉर यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम, मतलब हम फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। तो आप एरिया का वैल्यू 1 डाल दो, 1 मीटर स्क्वायर, और टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड डाल दो, या 1 डाल दो, जो भी रहेगा, जो भी यूनिट हम देख लेंगे। एरिया का वैल्यू 1 और टाइम का वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर और 1 सेकेंड मान के चलो, अगर आप ऐसा यूनिट मान रहे हो तो आपका क्यू एमिटेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू एमिटेड विल बी इक्वल टू आर, क्यू एमिटेड विल बी इक्वल टू आर, ये फिक्स कर लो। इसका मतलब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इतना हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है और इतना हीट ये एमिट कर रहा है, आर के बराबर, कौन, ऑर्डिनरी बॉडी। अब एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा क्योंकि ये एनक्लोजर है, तो इसका साफ मतलब है कि जितना हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही हीट एमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हीट एब्जॉर्ब्ड हर सेकेंड हर मीटर स्क्वायर में जितना भी हीट इसने एब्जॉर्ब किया है, दैट विल बी इक्वल टू हीट एमिटेड, वही हीट, उतना ही हीट वो एमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वो, क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और एमिट कितना कर रहा है,
जो उसका क्यू एमिटेड है, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशंस देखोगे तो क्यू ए का वैल्यू क्या होता है, ए इंटू क्यू, और क्यू एमिटेड का वैल्यू क्या है, आर है। लेट दिस बी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। अब अगर हम लोग ब्लैक बॉडी की बात करें, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी बी, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी बी। अब ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी बी की बात की जाए तो यहां पे भी वही हाल होगा, क्योंकि देखो इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम इसका भी क्या लिख सकते हैं बताओ, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी बी के लिए भी वही सेम हाल होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब अगर आप यहां पे इक्वेशन देखोगे तो हीट एब्जॉर्ब्ड का जो फॉर्मूला आता है वो A इंटू क्यू आता है, पर यहां पे ये जाकर Q होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, इस पर जितना हीट डाला जाएगा उतना सारा का सारा हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब अगर Q अमाउंट ऑफ हीट डाला जाता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हीट एब्जॉर्ब जो आएगा वो Q आ जाएगा। अच्छा, हीट एमिटेड किसके इक्वल आ रहा है, हीट एमिटेड जो आ रहा है वो MSC पावर के इक्वल आ रहा है, क्योंकि MSC पावर ही होता है हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इतना हीट वो एमिट करेगा R। तो अगर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए R लिख रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, RB लिखेंगे, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी की बात हो रही है। तो ये इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइड 1 बाई 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था बताओ, AQ अपॉन R, AQ इज इक्वल टू R, AQ इज इक्वल टू R, और इक्वेशन 2 क्या है, Q इज इक्वल टू RB। तो Q यहां से डिवाइड हो जाएगा, RB यहां से डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड कर दिया, Q और Q कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपको A इज इक्वल टू R अपॉन RB मिल गया। सो देयरफॉर R अपॉन A विल बी इक्वल टू RB, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव। तो प्रूव हो गया। यही तुम लोग को प्रूव करता ना किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, कि MSC पावर और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का जो रेशियो होता है वो MSC पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के इक्वल होता है। या फिर आप उसका दूसरा स्टेटमेंट भी प्रूव कर सकते हो, A इज इक्वल टू E, इसी को तो घुमाना है, R अपॉन RB इज इक्वल टू A, और R अपॉन RB आपका E होता है, सो A इज इक्वल टू E। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन जो होता है किसी बॉडी का वो दोनों इक्वल होता है। समझ गए? तो ये आपका था किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन और उसका थियोरेटिकल प्रूफ। इस सिलसिले को बच्चों बढ़ाते हैं आगे, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो होता क्या है कि जैसे अगर आप किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हो, मान लो हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है और उस ब्लैक बॉडी को आप हीट करोगे, तो हीट करने के बाद जैसे मान लो किसी टेम्परेचर पे आपने उसको पहुंचा दिया, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आपने इसको टेम्परेचर पे पहुंचा दिया। तो ये अपना जैसे आपने उसको हीट किया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ये क्या करता है, हीट रेडिएशंस एमिट करता है, ठीक है। और सारे वेवलेंथ के रेडिएशन ये एमिट करेगा, जितने भी वेवलेंथ है वो सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस ही एमिट करता है। लेकिन हर वेवलेंथ का रेडिएशन वो एक जैसा एमिट नहीं करेगा, एक अमाउंट में रेडिएट नहीं करेगा। जैसे मान लो अगर वो रेडियो वेव्स निकाल रहा है, माइक्रोवेव्स भी निकाल रहा है, रेड रेडिएशन भी निकाल रहा है, वॉलेट रेडिएशन भी निकाल रहा है, अल्ट्रा वॉलेट रेडिएशन भी निकाल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि हर सेकेंड जितना वो अल्ट्रा वॉलेट रेडिएशन निकालता है उतना ही माइक्रोवेव्स निकालता है और उतना ही वो रेडियो वेव्स निकालता है। हो सकता है कि सबसे ज़्यादा इसमें से माइक्रोवेव्स निकलता हो और अल्ट्रा वॉलेट रेज सबसे कम निकलता हो, और विजिबल रेज जो है बहुत ही कम निकलता हो। निकलता सारा रेडिएशन है। हीट करने पर, ब्लैक बॉडी को हीट करने पर वो जब एनर्जी रेडिएट करता है, बाहर निकालता है, तो सारे वेवलेंथ के रेडिएशन को बाहर निकालेगा, लेकिन सारे वेवलेंथ का इंटेंसिटी सेम नहीं होगा। किसी वेवलेंथ का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, किसी वेवलेंथ का इंटेंसिटी बहुत कम होगा। समझ गए? जिस वेवलेंथ का इंटेंसिटी वो सबसे ज्यादा निकालता है, तो उस वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा मैक्स बोलते हैं। मतलब अगर मान लो मैं लैम्डा मैक्स बोल रहा हूँ, लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं होता कि मैक्सिमम वेवलेंथ,
लैम्डा मैक्स का मतलब ये होता है कि इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी वो सबसे ज़्यादा निकाल रहा है, और मान लो जैसे वो येलो रेडिएशन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा निकाल रहा है, तो येलो का जो वेवलेंथ होगा उसे मैं लैम्डा मैक्स बोलूँगा, और फिर ये मुझे ऑब्जेक्ट जो है वो येलो दिखाई देने लगेगा। अब ये कौन से रेडिएशन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा निकालेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका फिलहाल टेम्परेचर क्या है। मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेडिएशन की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इन शॉर्ट, आपका जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू है वो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को काफ़ी स्टडी किया गया। 2 साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद एक ग्राफ प्लॉट किया, अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उसको ग्राफ पे प्लॉट किया। यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे रेडिएंट पावर, मतलब वाई एक्सिस पे रेडिएंट पावर, पावर का मतलब समझते हो ना, पावर का मतलब आपको बता देता हूँ मैं, रेडिएंट पावर, या फिर एक हिसाब से समझ लो आपने इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और वेवलेंथ, इन दोनों को प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो हमने जब ग्राफ देखा इंटेंसिटी की, किस वेवलेंथ की इंटेंसिटी कितनी निकल रही है, तो मान लो आपने इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचा दिया 3000 केल्विन, तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो 3000 केल्विन का आपको ऐसे दिखाई देगा ग्राफ। ये टेम्परेचर 3000 केल्विन का ग्राफ है। तो आप देख सकते हो कि एरिया काफ़ी छोटा है, कर्व के नीचे का एरिया थोड़ा कम है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, उसके बाद मैक्सिमम पे पहुँचता है और फिर नीचे आ जाता है। मतलब ये कि जैसे मान लो अगर मैं इस वेवलेंथ की बात करूँ तो इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी इतनी है जो निकाल रहा है। ये वाली जो वेवलेंथ है इसकी इंटेंसिटी थोड़ी, अगर मैं वेवलेंथ बढ़ा देता हूँ तो उसकी इंटेंसिटी वो ज़्यादा निकाल रहा है, इस वाली वेवलेंथ की इंटेंसिटी और ज़्यादा निकाल रहा है, और एक ऐसी वेवलेंथ है जिसकी इंटेंसिटी वो सबसे ज़्यादा निकाल रहा है, और इस वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा मैक्स बोलेंगे। लैम्डा मैक्स देखो मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, इससे ज़्यादा के वेवलेंथ की इंटेंसिटी भी वो बाहर निकाल रहा है। लेकिन अगर मैं और वेवलेंथ बढ़ाता हूँ या और इससे बड़े वेवलेंथ की बात करूँ तो इससे बड़े वेवलेंथ की इंटेंसिटी जो है वो अब कम कर दिया उसने, सबसे ज़्यादा इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी वो निकाल रहा है, समझे। उसके बाद फिर हायर वेवलेंथ की इंटेंसिटी भी कम हुआ है, उससे लोअर वेवलेंथ की इंटेंसिटी भी कम है। ये 3000 केल्विन की कहानी है। अगर मान लो आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, 3000 से 4000 कर देते हो, तो आपका ग्राफ ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, और ये आपका टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज एट 4000 केल्विन। मैं यहीं पे लिख देता हूँ 4000 केल्विन पे। तो आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा है, रुको एक सेकंड ना। तो ये 3000 केल्विन पे है, ये 4000 केल्विन पे है। अब देखो ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ग्राफ के नीचे का एरिया बढ़ चुका है, इसका मतलब मैं बताऊंगा एरिया का मतलब क्या होता है। दूसरी बात ये है कि अब आपका जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू है वो कम हो चुका है। मतलब ध्यान देना, टेम्परेचर आपने जैसे ही बढ़ाया तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू कम हो गया। इसका मतलब अब वो छोटा वेवलेंथ या कम वेवलेंथ वाला एक रेडिएशन है जो सबसे ज़्यादा निकाल रहा है, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, राइट। और उसी तरीके से अगर आप सपोज करो 5000 का ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे आएगा, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि लैम्डा मैक्स थोड़ा और कम हो चुका है। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ निकाल रहा है, उस वेवलेंथ का वैल्यू यानी कि लैम्डा मैक्स का वैल्यू कम होता जाएगा। और फिर अगर आप सपोज करो 5000, ये 5000 केल्विन का ग्राफ है आपका, और अगर आप 5500 केल्विन का ग्राफ देखोगे तो ये ऐसे चला जाएगा 5500 केल्विन। तो इस तरीके का ग्राफ इनको मिला, प्लॉट किया हुआ। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और मैं आपको बता दूँ, वो सारा का सारा ऑब्जर्वेशंस जो है वो आप देखोगे तो लिखा हुआ है, वो 6 कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दे के रखा है टेक्स्ट बुक में। मैंने हैंड रिटन नोट्स जो है उसमें सब कुछ दे के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। मैं आपको बस यार सारी चीज़ें थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि हम ये क्लियर बोल सकते हैं कि आपका सिर्फ 1 या 2 कोई वेवलेंथ इस ब्लैक बॉडी से वेवलेंथ के रेडिएशंस निकलते नहीं है, बल्कि सारे के सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस इस ब्लैक बॉडी से निकल रहे हैं। लेकिन पहला ही ऑब्जर्वेशन आपका ये है कि सारे के सारे वेवलेंथ का रेडिएशन की इंटेंसिटी सेम नहीं होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की बहुत कम होती है। मतलब इंटेंसिटी जो है रेडिएशन का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है सारे के सारे वेवलेंथ में।
कुछ वेवलेंथ के रेडिएशन ज़्यादा एमिट हो जा रहे हैं, कुछ के कम हो रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का आपका रेडिएशन है उसके वेवलेंथ को हम लैम्डा मैक्स बोलते हैं, समझे। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो कम होता जाता है, मतलब कम वेवलेंथ वाला रेडिएशन सबसे ज़्यादा निकाला जा रहा है या सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ निकाला जा रहा है। क्लियर है, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरी बात ये, आप देखोगे एरिया बढ़ता जा रहा है। ये जो आपका ग्राफ है, ग्राफ के नीचे का देखो, एरिया पहले सबसे पहले बहुत कम था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एरिया बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो एरिया बढ़ गया। अब ये एरिया डिनोट क्या करता है? एरिया बेसिकली डिनोट करता है कि टोटल एरिया, जो बेसिकली डिनोट करता है एरिया अंडर द ग्राफ, वो क्या डिनोट करता है कि इट इज टोटल एनर्जी emitted by the black body per unit area per unit time by all the wavelengths, मतलब सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस ने मिलकर जितनी भी एनर्जी एमिट की है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जितनी भी एमिट की है, ये आपको एरिया बताता है। मतलब एरिया इन शॉर्ट आपको बता रहा है कि सारे वेवलेंथ ने मिलकर कितनी एनर्जी एमिट की है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो टोटल एनर्जी की बात हो रही है, टोटल एनर्जी कितना एमिट हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ जाएगा, तो मतलब हायर टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ाने से जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट किया जा रहा है ब्लैक बॉडी द्वारा वो ज्यादा हो गया, क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे उतना ज्यादा टोटल मिला के एनर्जी ब्लैक बॉडी एमिट करेगा, समझ गए। तो यहाँ पे ये सारे केसेस थे, और उसके अलावा मुझे लगता नहीं है, मैं एक बार जस्ट चेक कर लूँ कि और कुछ इसमें दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। और बाकी लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रहा है वो भी आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आपका लैम्डा मैक्स, मतलब वो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, वो कम होते जा रही है, समझ गए। सो दिस वाज स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इतना ही आपको एक्सप्लेन करना है, इतना ही आप एक्सप्लेन करेंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ग्राफ ऊपर उठ के फिर नीचे क्यों जा रहा है, क्यों बीच का कोई एक वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन है वो सबसे ज़्यादा निकल रहा है, इन सब का एक्सप्लेनेशन जो है वो फिजिक्स में किसी के पास नहीं था उस समय। और जो भी हमारी क्लासिकल फिजिक्स अब तक के चलते आ रही थी, इस एक्सपेरिमेंट के बाद, इस ऑब्जर्वेशन के बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी के पास थियरी भी नहीं थी, और साइंटिस्ट अब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए परेशान हो गए थे। कुछ लोगों ने कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने हिसाब से, लेकिन वो भी नाकाम रहे। और शायद लोगों को उस समय अंदाज़ा नहीं था कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ है और ये स्टडी है वो शायद एक फिज़िक्स की बहुत ही नई दुनिया को खोलने की बीज बो रहा था। और वो बीज फूलते फलते गया और फाइनली एक ऐसी दुनिया खुल गई फिज़िक्स की, एक ऐसी नई दुनिया जिसकी शायद लोगों ने कल्पना नहीं की थी, और इसने पूरा एक नए फिज़िक्स की दुनिया का दरवाज़ा खोला, जिस दुनिया को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो आगे इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो एक ही एकदम एंड में है, 2-3 चैप्टर्स है उसके अंदर। और उसके अलावा शायद आपके 11th-12th में सिलेबस में नहीं है। अगर आप आगे फिजिक्स पढ़ते हो 12th स्टैंडर्ड के बाद, तब आपको नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल हम रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन बच्चों यहीं पे होता है खत्म। इसके बाद क्या हुआ, इसी पर बेस्ड एक लॉ था जिसको बोला गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स की स्पेलिंग मुझे चेक कर लें दो, हाँ मुझे मालूम था, मैं हमेशा इसकी स्पेलिंग गलत लिखता हूँ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक्चुअली इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आया था। अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, आपका जो लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स मतलब क्या, वो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, नहीं सॉरी, हाँ, वो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा निकल रही थी, वो लैम्डा मैक्स जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो हमें दिख ही रहा था, मतलब टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं लैम्डा मैक्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो ये तो हमें पहले दिख गया था। वही सेम यहाँ पे लॉ है आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन टी आ जाएगा, और लैम्डा मैक्स इंटू टी विल बी इक्वल टू बी। इस बी को कहा जाता है वेन्स कांस्टेंट। बी इज नथिंग बट वेन्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का वैल्यू वैसे आपको दे के रखा होगा,
फिलहाल मैं यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देता हूँ, और ये आपका लॉ है लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका वैल्यू आई थिंक होता है 2.897 समथिंग है, एक बार मैं जस्ट चेक कर लूँ। 2.897 इंटू 10⁻³ या 2.897 इंटू 10⁻³। वैसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स है जो आपको जिसका वैल्यू दे के रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यूनिट क्या हो जाएगा बी का, लैम्डा मैक्स मतलब मीटर, और ये केल्विन, तो केल्विन मीटर या मीटर केल्विन जो भी लिखना है आपको, ये इसका यूनिट हो गया, समझे। तो यही आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था, ठीक है, क्लियर है। आगे लास्ट में हम एकदम एंड पे आ चुके हैं चैप्टर के, और यहाँ पे एक लास्ट लॉ हम डिस्कस करेंगे जिसको कहा जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है वो देखते हैं ना। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी अगर ब्लैक बॉडी है, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, आपका जो एमिसिव पावर होता है, एमिसिव पावर परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, जिसको हम आरबी बोलते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। मतलब किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर होता है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के 4th पावर पे डिपेंड करता है। और ये टेम्परेचर हम लोग इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। जब भी आप टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हो तो आप उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हो। तो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एमिसिव पावर बढ़ जाएगा, पर कैसे, इसका T⁴ के ये प्रोपोर्शनल है, T⁴ पे डिपेंड करता है, समझे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो RB इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट सिग्मा T⁴, और इस सिग्मा को बोला जाता है वीन्स कांस्टेंट, ठीक है। सिग्मा इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट क्यों बोलेंगे, सॉरी स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। अगेन यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू बुक से देख के लिख देता हूँ क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता है। एंड इट इज 5.67 इंटू 10⁻⁸, 5.67 इंटू 10⁻⁸, और इसका यूनिट जो आपका हो जाएगा वो जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड, टेक केयर, बड़ा अजीब सा नाम, जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स और k का पावर -4। तो ये यूनिट तो आप ढूंढ सकते हो यहाँ से, क्योंकि देखो आपका RB जो होता है, RB एमिसिव पावर, वो क्या होता है, Q/AT होता है ना। एमिसिव पावर को हमने डिफाइन किया था कि हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और यही आपका क्या हो जाता है सिग्मा T⁴ हो जाएगा ब्लैक बॉडी के लिए। तो अगर आप सिग्मा का वैल्यू यहाँ से निकालोगे यूनिट पता करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q/AT इंटू T⁴, ये हो जाएगा ना। तो बस यहाँ से इसका यूनिट पता कर लो, सिग्मा का ये वैल्यू आ रहा है, तो Q मतलब जूल, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ऊपर जाने के बाद मीटर पावर -2 हो जाएगा, टाइम ऊपर जाने के बाद सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, और T केल्विन में मेजर कर रहे हैं हम लोग, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, K का पावर -4। तो ये यूनिट कैसे आया मैंने आपको बता दिया सिग्मा का। बाकी सिग्मा का वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸ होता है, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू दिया हुआ होना चाहिए। तो ये एमिसिव पावर हो गया। अच्छा, बुक में जो स्टेटमेंट लिखा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वो ऐसा लिखा हुआ है कि द एनर्जी रेडिएटेड, या कुछ तो रेट ऑफ रेडिएशन या रेट ऑफ एमिशन, या फिर पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो उसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ, वो एक्चुअली में एमिसिव पावर ही है, पर एमिसिव पावर को कुछ अलग तरीके से बोल के रखा हुआ है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो जो लिखा हुआ है एक्चुअली RB ही लिखा हुआ है, एमिसिव पावर ही लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूँ या मैं अगले पेज पे बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है आपका जो एमिसिव पावर होता है R, वो क्या होता है Q/AT होता है ना। देखो यहाँ पे Q/T जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ एमिशन। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एमिशन, या फिर Q/T को हम लोग रेट ऑफ रेडिएशन भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ रेडिएशन मतलब होता है कि कितना हीट रेडिएट हो रहा है पर यूनिट टाइम, इसमें हम एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं। और रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ रेडिएशन को ही हम लोग पावर रेडिएटेड कहा जाता है, कि कितना पावर रेडिएट हो रहा है। पावर रेडिएटेड, तो पावर जो होता है आपका, पावर कितना रेडिएट हुआ है, इट इज सिंपली Q/T, मतलब हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम, यही तुम्हारा पावर होता है। तो इसका मतलब अगर सपोज करो
आप एमिसिव पावर की बात कर रहे हो तो एमिसिव पावर को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, क्योंकि Q बाई टी तो आपका पावर रेडिएटेड हो जाएगा Q बाई टी, और उसको एरिया से डिवाइड कर दो। पावर रेडिएटेड को ही आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ एमिशन या रेट ऑफ रेडिएशन, तो मैं इसको रेट ऑफ एमिशन भी बोल सकता हूं, रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया, समझे। तो एक्चुअली में रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया या फिर पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ये एमिसिव पावर ही है। तो बुक में क्या लिखा हुआ है कि पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया या फिर रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वो एक्चुअली में एमिसिव पावर की ही बात कर रहा है, बस शब्द बदल दिए, और शब्द किस तरीके से बदलें उसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया कि कैसे पावर या रेट ऑफ रेडिएशन यहाँ पे आ गया, समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, तो ये तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात थी। अगर मान लो कोई ऑर्डिनरी बॉडी रहा, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हम जानते हैं कि इसमें E का वैल्यू जो होता है वो R अपॉन आर बी होता है, और आपका R का वैल्यू E इंटू आर बी हो जाएगा। अगर आर बी का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे सिग्मा टी रेज टू 4, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए जो आपका R का वैल्यू हो जाएगा वो E सिग्मा टी रेज टू 4 हो जाएगा। मतलब ऑर्डिनरी बॉडी और इसका फॉर्मूला सेम है वैसे, बस ऑर्डिनरी बॉडी में E का वैल्यू यहाँ पे E आ जाएगा। और परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए हम जानते हैं E का वैल्यू 1 होगा, तो E का वैल्यू 1 हो जाएगा तो सीधा सिग्मा टी रेज टू 4 हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी बॉडी का जो एमिसिव पावर है वो सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं बल्कि एमिसिविटी पे भी डिपेंड करता है, और वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, समझे। तो ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए एमिसिव पावर का फॉर्मूला आ गया। आपको सिग्मा के साथ बस खाली E मल्टीप्लाई कर देना है, एमिसिविटी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया, और लास्ट वाला केस में यहाँ पे बता दो कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और रेट ऑफ गेन ऑफ एनर्जी, ये एक हिसाब से आपको पूछा जा सकता है, या इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ये किसके लिए, ये ब्लैक बॉडी के लिए। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक बॉडी मेंशन वैसे नहीं किया, तो एक काम करते हैं, रुको एक सेकंड, इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक बॉडी मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी बोल रहा हूँ मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो अब देखो, अगर मान लो आपका एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, ये रहा मान लो आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, और बाहर का सराउंडिंग टेम्परेचर T0 है। ये T0 क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर है। तो अगर मान लो आपका टेम्परेचर T जो है वो रेट ऑफ लॉस बोला गया ना, इफ T इज ग्रेटर देन T0, मतलब आपका जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, इसका टेम्परेचर अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा निकला, तो यहाँ पे क्लियर है कि ब्लैक बॉडी ज़्यादा हीट एमिट करेगा और कम हीट आपका अंदर लेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन स्लो होगा और एमिशन फास्ट होगा। इसकी वजह से ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट हर सेकेंड में लूज करता जाएगा। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना होगा। सो दैट विल बी इक्वल टू, कितना होगा बताओ। देखो ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट वो एमिट करेगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना होगा उसके हिसाब से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा या सराउंडिंग इसको हीट देगा, समझे। तो अब देखो ब्लैक बॉडी जो है हीट रेडिएट करता है किसके हिसाब से, सिग्मा टी रेज टू 4 के हिसाब से, तो ये इतना हीट एमिट कर देगा, सिग्मा टी रेज टू 4 इतना हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये एमिट कर देगा। लेकिन साथ ही साथ वो सराउंडिंग से जो है वो हीट एब्जॉर्ब भी करेगा, तो जो हीट ये एब्जॉर्ब करेगा वो सराउंडिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये मान लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया सिग्मा टी नॉट रेज टू 4 इतना हीट वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है। कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इतना हीट हर सेकेंड वो एमिट कर रहा है
और हर सेकेंड पर यूनिट एरिया इतना जो आपका हीट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, समझे। और जो हीट एमिट करेगा वो ज़्यादा होगा, तभी तो हीट लॉस हो रहा है ना। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकाल लो तो आपको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ब्लैक बॉडी का मिल जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा T⁴ माइनस T⁻⁴। इतना हीट ये ब्लैक बॉडी हर सेकेंड पर यूनिट एरिया एमिट करता, मतलब एक यूनिट एरिया से, इसके एक यूनिट एरिया से हर सेकेंड इतना हीट ये लॉस करेगा, समझ में आया। ये हो गया ब्लैक बॉडी के लिए। अगर मान लो मैं ऑर्डिनरी बॉडी की बात करूं इसी में, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, तो चेंज कर देता हूं। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी क्या होगा बताओ। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी रेट ऑफ लॉस मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पे एक काम करो, रेट मत लिखो, अमाउंट ऑफ हीट लिख दो, क्योंकि आपने रेट वर्ड यूज नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लिख ही रहे हैं ना। तो अमाउंट ऑफ लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ, यहाँ पे भी हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ। अगर मान लो ऑर्डिनरी बॉडी है तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या होगा बताओ। अमाउंट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, देखो अगर सपोज करो ऑर्डिनरी बॉडी है तो हमने पहले ही देखा था कि ऑर्डिनरी बॉडी का भी फॉर्मूला तो सेम बनेगा, क्योंकि वो सेम रूल को फॉलो कर रहा है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा के साथ ई लग जाएगा, तो इस केस में भी सिग्मा के साथ ई लग जाएगा और इसका फॉर्मूला बन जाएगा ई सिग्मा T⁴ माइनस T⁻⁴, जहां पे बॉडी का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, और बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, समझ गए। अगर मान लो बॉडी का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो केस उल्टा हो जाएगा, तब बॉडी एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा और एमिट कम करेगा। ऐसे केस में बॉडी को हीट मिलेगा, बॉडी को एनर्जी मिलेगा और बॉडी हीट गेन करेगा। तो हम वही लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर से हम ब्लैक बॉडी पे आ जाते हैं, फिर से हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लैक बॉडी की ही बात करेंगे। तो ब्लैक बॉडी में क्या करना है बताओ। इस बार आपका जो बॉडी है ब्लैक बॉडी, उसका टेम्परेचर कम है T और T0। इस बार बॉडी का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपका ब्लैक बॉडी एमिट कम करेगा और एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। तो इस बार इसको लॉस नहीं होगा बल्कि गेन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कितना होगा बताओ। देखो ये पहली बात तो ये सिग्मा T⁴ इतना हीट वो एमिट करेगा और सिग्मा T⁻⁴ ये एब्जॉर्ब करेगा। तो क्योंकि इस बार एब्जॉर्ब किया हुआ हीट ज़्यादा है तो हम सिग्मा T⁻⁴ पहले लिखेंगे। इतना हीट ये एब्जॉर्ब करेगा माइनस इतना हीट ये एमिट कर देगा, तो ये जो डिफरेंस है ये इतना हीट उसको मिल जाएगा। क्योंकि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, कम एमिट कर रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है आपका वही उतना ही हीट वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम गेन कर लेगा। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा सिग्मा, इस बार T0 पहले आएगा और T बाद में आएगा, T⁻⁴ माइनस T⁴। फिर वापस वही चीज़ अगर मैं ऑर्डिनरी बॉडी की बात करूँ तो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इस केस में क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा की जगह सिग्मा के साथ ई भी लग जाएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट गेन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होगा बताओ। सेम चीज होगा, बस यहाँ पे क्या लगेगा, ई लग जाएगा, क्योंकि नॉर्मल बॉडी के लिए आपका सिग्मा के साथ ई लग जाता है। तो ई सिग्मा T⁻⁴ माइनस T⁴। ठीक है, बाकी ये वाला पार्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि वो MSC पावर का, पावर रेडिएटेड का क्या चेक करता है, रेट ऑफ एमिशन का। तो यहाँ पे बच्चों आपका टॉपिक होता है खत्म और थियरी पार्ट यहाँ पे कवर हो चुका है।
न्यूमेरिकल मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी नहीं होंगे इस चैप्टर के, तो अगर एक वीडियो में कवर होता है तो एक वीडियो में कर दूंगा, अगर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स रहे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ तो फिर 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। न्यूमेरिकल 2 वीडियो से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं लगेगा, समझे। तो ये टॉपिक भी आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बच्चों 3rd चैप्टर फिजिक्स का होता है आपका 12th स्टैंडर्ड का खत्म। ओके, थैंक यू।